हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम या ऑनर्स एमए पॉलिटिकल साइंस का प्लूटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और ये 20 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा तो फर्स्ट ईयर में आता है। पार्ट जो हमारा होगा वो 5th पार्ट है वीडियो का, और ये डीओ हो, इग्नू हो, सोल के कॉलेजेस में कई बार रिपीट हुआ ये। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। प्लूटो के न्याय के सिद्धांत। प्लूटो ने अपने विचार किस तरीके से प्रकट किए? तो प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध क्या थे? एक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। पश्चिमी जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाने में प्लूटो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है या अहम भूमिका रही है। प्लूटो का जो जन्म हुआ था वो एथेंस के एक यूनान कुलीन परिवार में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई प्लूटो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपको बताना होगा एथेंस, यानी एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, और उनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। प्लूटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन में या के प्रथम जनक के रूप में भी देखा जा सकता था, क्योंकि प्लूटो से पहले किसी ने भी राजनीतिक दर्शन को इस क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं किया था। प्लूटो एक क्या थे? महान दार्शनिक थे, और उसके संपूर्ण चिंतन पर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्लूटो के जो गुरु थे वो कौन थे? सुकरात थे। यानी क्या नाम था उनका? सुकरात। तो इसी कारण अनेक विद्वानों ने प्लूटो के बारे में बहुत सारे विचार दिए हैं। जैसा कि पहले विचारक का नाम हम पढ़ते हैं, मैक्सी के अनुसार। मैक्सी ने कहा है कि प्लूटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गए हैं, यानी जो उनके जो गुरु है वो क्या है? पुनर्जीवित हो गए हैं। तो प्लूटो को पश्चिमी जगत का एक महान विचारक माना जाता है, क्योंकि प्लूटो ने दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं, यानी यहाँ पे क्या लिखा है? हेराक्लाइटस और परमेनिडिस को आपस में संबंधित करने का प्रयास किया है। प्लूटो के अनुसार प्लूटो क्या कहते हैं? प्लूटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में रिपब्लिक यानी गणतंत्र अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि न्याय क्या है? गणतंत्र का एक क्या है? केंद्रीय विषय है। इस वजह से प्लूटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग जस्टिस का नाम दिया है। प्लूटो एक आदर्शवादी विचारक थे, और अपने आदर्श राज्य की स्थापना में प्लूटो ने न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है। मित्रों, अब हमें बात करना है कि बार्कर के अनुसार बार्कर क्या कहते हैं। चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लूटो के विचार का मूल आधार रहा है। उन्होंने देखा कि भाई समाज में ना न्याय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रचलित न्याय संबंधित धारणाओं की आलोचना, यानी प्लूटो ने प्रचलित न्याय संबंधित धारणाओं की कुछ आलोचना की है, जो कि प्लूटो से पहले के विद्वानों ने दी थी। अपने न्याय संबंधित विचारों का प्रतिपादन करने से पहले प्लूटो ने तत्कालीन समय से प्रचलित न्याय संबंधित धारणाओं का खंडन किया है। प्लूटो ने इन सिद्धांतों को निम्नलिखित भागों में बांटा है। तो प्यारे फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर देखना है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत में सिफाल्स और पॉलीमार्क्स के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही क्या कहलाता है? न्याय। तो ये कुछ विचारक थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई सत्य बोलो और दूसरों के ऋण को चुका देना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना न्याय है। प्लूटो के अनुसार यह दोनों ही सिद्धांत क्या है? दोषपूर्ण और अनुचित है। प्लूटो ने कहा कि भाई ये जो सिद्धांत है ना, दोषपूर्ण और क्या है? अनुचित है। प्लूटो ने इन न्याय की धारणाओं का खंडन किया है। प्लूटो के अनुसार सत्य बोलकर अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय है। और रेट क्या कहते हैं? स्वस्थ मित्र से अस्त्र ले और बाद में वह मित्र स्वास्थ्य यानी मनोवृत्ति का ना रह जाए।
तो आपस लौट आना ठीक नहीं है। तो मित्र और शत्रु क्या पता मित्र नाम का मित्र वह वास्तव में शत्रु हो, और व्यवहार में कई बार ऐसा होता है। तो कई बार क्या होता है कि भाई जो हमारे मित्र होते हैं वो कहीं ना कहीं शत्रु ही बन जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है और कवर करना है। क्रांतिकारी सिद्धांत। थ्रेसिमैक्स के अनुसार शक्ति ही क्या है? सत्य है। और शक्तिशाली का हित क्या है? साधन ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। प्लेटो द्वारा शक्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग अपने हितों के लिए क्या करता है? कार्य करता है। और अन्याय न्याय से बेहतर क्या है? प्लेटो के अनुसार शासन एक क्या है? कला है। और शासक का कर्तव्य जनता के कष्टों को दूर कर उनके हितों में कार्य करना होता है। ये प्लेटो की विचारधारा है। और अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि सुख और दुख से सदैव क्या है? श्रेष्ठ होता है। जो सुख है वो दुख से क्या होता है? सदैव श्रेष्ठ होता है। बड़ा तीसरा क्या बताया जाता है? कार्य कारण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ग्लाउकन ने कहा है कि न्याय एक क्या है? कृत्रिम वस्तु है। इसका आधार कोई क्या है? सार्वभौमिक नियम ना होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं। इस तरह न्याय का एक क्या है? डर एक बच्चा है। इसके अंतर्गत प्लेटो का मानना है कि न्याय क्या है? समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं है, परंतु मानव आत्मा का एक क्या है? आंतरिक भाग है, यानी कोण है। न्याय को डर तथा शक्ति से नहीं बल्कि क्या स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो न्याय को डर तथा शक्ति से नहीं, स्वाभाविक से प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों पारस्परिक धारणाओं से उचित तर्कों के आलोचना के उपरांत प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधित धारणाएं क्या किया? प्रतिपादन किया है, जो कि निम्नलिखित है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के बारे में सिफालस, पोलीमर्क्स, थ्रेसिमैक्स तथा ग्लाउकन द्वारा न्याय की जिन धारणाओं का प्रतिपादन किया है, उन तीनों की एक क्या समान विशेषताएं है कि यह न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो उसे क्या मानते हैं? आंतरिक वह स्वाभाविक वस्तु मानते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का जो आधार है, ना तो परंपरा है, ना ही क्या व्यक्ति की स्वार्थ पड़ता है और भय की भावना है। तो प्यारे मित्रों, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि प्लेटो के अनुसार न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव की आत्मा की उचित व्यवस्था तथा मानव स्वभाव की क्या है? एक प्राकृतिक मांग है। इसी आधार पर प्लेटो न्याय के पूर्व प्रतिपादित धारणाओं का खंडन करके उसे स्वीकार कर देते हैं या कर लेते हैं। प्लेटो द्वारा न्याय के दो रूप हैं, यानी दो रूपों का उन्होंने वर्णन करा। एक क्या है? हमारा व्यक्तिगत, और दूसरा क्या है? सामाजिक या राज्य से संबंधित। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्याय के प्रथम रूप यानी व्यक्तिगत की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में तीन तत्व क्या होते हैं? नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक पाई जाती है, यानी इनको प्राकृतिक से ही मिलती है। पहला हम बात करते हैं विवेक, उसके बाद साहस, उसके बाद क्या है? तृष्णा यानी भूख। ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विराजमान नहीं रहते या विराजमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तृष्णा होना चाहिए, यानी भूख होना चाहिए। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि के उचित संबंधित से व्यक्ति के जीवन में न्याय का स्पष्टीकरण होता है। इसके बाद प्लेटो सामाजिक या राज्य के संबंध में न्याय का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि प्लेटो के अनुसार राज्य मानव क्या है? मस्तिष्क का एक क्या है? व्यापक रूप है। राज्य क्या लिखा है कि बलूत के पेड़ों तथा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है जो
उनमें निवास करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर 3 तत्व या गुण विराजमान होते हैं या विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के तीनों वर्ग होते हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, या तो हम कह सकते हैं श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं या समझते हैं। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसमें उस तत्व की प्रधानता के आधार पर होता है। जैसे शासक वर्ग को प्लेटो ने जहां विवेक की प्रधानता या शासन संचालक माना है, तो प्लेटो ने क्या माना है, यानी शासन चलाने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या माना है, शासक माना है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि वही सैनिक वर्ग जो है, सैनिक वर्ग को साहस और शौर्य की प्रधानता, रक्षा का दायित्व दिया जाता है, क्योंकि जो सैनिक होंगे वो अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे और यहाँ तक कि अपनी राजा की भी रक्षा करेंगे, अपने साम्राज्य का भी रक्षा करेंगे। वही न्याय भी करते हैं। वही न्याय क्या है और कहाँ बसता है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है और इसका निवास स्थान क्या है। तो प्लेटो के द्वारा न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप ना करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। और न्याय का जो निवास है, न्याय का निवास अपना निश्चित कर्तव्य को पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो प्लेटो के न्याय की यह धारणा कार्य विशेष के सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य कुशलता पूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। इससे एक व्यक्ति एक ही कार्य अच्छाई से और अधिक मात्रा में कर सकेगा। ऐसा करने से सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और राज्य भी क्या आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्लेटो के न्याय के सिद्धांतों की विशेषता बताइए। प्लेटो का न्याय बाहरी क्या जगत की वस्तु ना होकर आंतरिक स्थिति में आ गई है, यानी उन्होंने बताया कि भाई बाहर की वस्तु नहीं है, आंतरिक वस्तु है। स्वाभाविक होने के कारण इसे थोपा नहीं जा सकता, यह व्यक्ति की आत्मा के गुण है। प्लेटो ने दूसरा क्या बताया कि प्लेटो का न्याय कार्य की विशिष्टता का सिद्धांत है कि अर्थात व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर वही कार्य करे जिसमें क्या है, वो सक्षम रहे, दक्ष रहे, काबिल रहे। और तीसरा क्या कहता है कि साथ ही यह किसी व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप की बात करता है ताकि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सके। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर रूज के अनुसार, डॉक्टर रूज ने क्या कहा, अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो प्लेटो का न्याय वास्तव में यह मानता है कि व्यक्ति तथा समाज में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि व्यक्ति समाज का क्या है, एक अंग है और समाज के विकास में ही राज्य का, व्यक्ति का विकास निहित है। पांचवा क्या कहता है कि प्लेटो का न्याय समाज में एकता का सूत्र है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा क्या है, सरल होना चाहिए, परंतु तत्कालीन समय और परिस्थितियों में इसका बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में आलोचना की भी कमी नहीं है। कई विचारकों में प्लेटो के न्याय सिद्धांत का खंडन किया गया। आलोचना निम्नलिखित है, पहले हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से इसे समझ लेते हैं कि प्लेटो का न्याय कानूनी क्या है, धारण नहीं, बल्कि क्या एक नैतिक धारण है या मनुष्य को केवल क्या अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली एक भावना मात्र है। दूसरा क्या कहता है कि कार्य विशेषण से व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है और उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। प्लेटो ने केवल यह व्यक्ति के कर्तव्य पर बल दिया है और उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति के अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इसलिए
सिद्धांत में मनुष्य के 3 गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गुणों के निर्धारण का आधार क्या होगा, इसके संबंध में क्या नहीं बताया गया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय में बड़े तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। इससे समाज में एकता नहीं बल्कि क्या है कि वर्गीय आधार पर बिखराव होने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहेगी तथा वर्गीय आधार पर विशेष अधिकारों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि राज्य में केवल एक वर्ग को शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को शासन से वंचित कर देता है, जिससे शासक की निरंकुशता की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। स्पष्ट तौर पर अगर कहा जाए तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक क्या है, कानूनी और वैधानिक धारणा ना होकर एक नैतिक सिद्धांत है, जो कि तत्कालीन एथेंस में एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था की दृष्टि से उचित था, जो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। तो ये थे हमारे कुछ प्लेटो के नियम और कुछ न्याय के ऊपर उन्होंने अपने थॉट्स लिखे। जैसे कि प्यारे फ्रेंड, आपने इसे बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और ध्यान से इन सारी लाइनों को आप पढ़ें और अपने नोटबुक में तैयार करें, ताकि आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं आंसर को तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्यारे फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।